नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और आज हम लेकर आए हैं महा रिवीजन है। 52 नंबर इसमें है, मतलब टोटल 52 क्वेश्चन हम लोग कंप्यूटर के लेकर आए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आपके लिए चैलेंज होने वाला है 52 क्वेश्चंस का और उसमें से जितने भी नंबर आपको मिलते हैं वो आपका डिसाइड करेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो चुकी है। हालांकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक याद से करें। नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना ताकि अगला वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। आज का पहला प्रश्न है हमारे पास में, सीपीयू में एड्रेस बस का मुख्य काम क्या होता है। सीपीयू की बात हो रही है और सीपीयू में एड्रेस बस का मुख्य काम क्या होता है, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बसेस की, अगर बात करें तो हमारे पास में कंप्यूटर में टोटल कितनी बस होती है, तो हमारे पास में 3 बस होती है। पहली हमारे पास में, मैं इसी को रख देता हूँ, पहली हमारे पास में कौन सी होती है, एड्रेस बस होती है। दूसरी जो हमारे पास में होती है वो होती है डेटा बस और तीसरी हमारे पास में होती है कंट्रोल बस। कुल मिला के 3 बसेस हम लोग पढ़ते हैं जब हम पढ़ते हैं क्या, इंस्ट्रक्शन साइकिल हम लोग जो पढ़ते हैं तब। तो यहाँ पर इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एड्रेस ले जाने की बात कर रहा है। तो एड्रेस बस ले जाया जाता है एड्रेस बस से, डेटा ले जाया जाता है डेटा बस से, और जो निर्देश होते हैं हमारे कंप्यूटर को हम जो कमांड देते हैं उन निर्देशों को कौन ले जाएगा, तो उन निर्देशों को ले जाती है हमारे पास कंट्रोल बस, याद रखना। अब इसका आंसर क्या होने वाला है, हमको ये बोल रहा है मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कैरी करता है, तो हाँ ये सही हो जाएगा। ऑथेंटिकेटेड रिजल्ट कैलकुलेट करना, प्रिंटर आउटपुट या साउंड सिग्नल्स एम्पलीफाई, तो ये तो होगा नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, यही वाला मेमोरी लोकेशन का क्या ले जाएगा भैया, एड्रेस को कैरी करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही है। चलिए इसका आंसर बताइए। हमारे पास में है डी रैम में डेटा रिटेन करने के लिए किस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। तो डी रैम हमारे पास में है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। ये टाइप्स ऑफ रैम में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें डेटा को रिटेन करना है, हाँ, तो डेटा को रिटेन करने के लिए हमको ना उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक, याद रखेंगे हमारे एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी रैम होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे पास में होती है कौन सी, डी रैम। स्टैटिक रैम को हमको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। और स्टैटिक रैम और डी रैम में अगर तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो जो हमारी स्टैटिक रैम होती है ज्यादा फास्ट होती है, किसकी तुलना में, डी रैम की तुलना में। तो ये क्या हमको बोल रहा है, डेटा रिटेन करने के लिए हमको फॉर्मेटिंग से होगा क्या, नहीं होगा। डिफ्रेगमेंटेशन, इससे भी नहीं होगा। रिफ्रेशिंग, हाँ, तो रिफ्रेशिंग क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडेक्सिंग नहीं होगी, लिस्ट थोड़ी तैयार करनी है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डीएमए का सबसे सही अर्थ क्या है। डीएमए का सही अर्थ मतलब क्या बताना है भैया, हमको बताना है इसका फुल फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि फुल फॉर्म तैयार कर लेना। हमको डीएमए का फुल फॉर्म बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डेटा मेमोरी एलोकेशन, फिर हमको बोलता है डिजिटल मोड एक्सेस, फिर बोल रहा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और फिर हमारे पास में है डिवाइस मैपिंग एड्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास में वो होने वाला है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्या होगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, कंप्यूटर में इंटरप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो कंप्यूटर में इंटरप्ट का अगर मैं बात करूं आपको, देखिए हमारे कंप्यूटर में जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, उसके लिए हम लोग इंटरप्ट वर्ड यूज करते हैं। तो उसका ध्यान उस तरफ लेकर आना है ना, सीपीयू का ध्यान कहां पर लेकर आना, जहां उसकी हमको ज्यादा जरूरत है। तो उसको क्या किया जाएगा, इंटरप्ट किया जाएगा, उसको छेड़ा जाएगा, उसको रोका जाएगा, है ना, उसको बोला जाएगा भाई इधर आ, है ना, हमारे पास में सीपीयू में यहाँ पर ज्यादा काम करने की जरूरत है, इधर ही आ जाओ, है ना। तो वो जो प्रोसेस हमारे पास में क्या है, इंटरप्ट है। तो क्या आएगा इसका, ये बोल रहा है सीपीयू क्लॉक परमानेंटली स्टॉप करना, हमको बोल रहा है रैम रोम में बदलना, बायोस को अनइंस्टॉल करना, और हमको बोल रहा है सीपीयू का अटेंशन किसी अर्जेंट इवेंट पर लाना। तो क्या हो जाएगा, सीपीयू का जो अटेंशन है उसको किसी अर्जेंट इवेंट पर लेकर आने वाला काम हम लोग कहाँ पे कराएंगे, इंटरप्ट मेथड के थ्रू कराएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा आप लोग टोटल लगा लीजिएगा है ना कि कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। और हम लोगों ने अगस्त के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है, तो जो लोग अगस्त का मतलब इसके बाद का एग्जाम देना चाहते हैं उसकी वैलिडिटी कहाँ तक रहेगी, जब अगला एग्जाम होगा वहां तक के, चाहे अगस्त लास्ट में हो या सितंबर फर्स्ट वीक में, वहां तक की इसकी वैलिडिटी होने वाली है। तो उसको जाकर आप ले लीजिएगा। हमको बोल रहा है MICR का यूज मुख्य रूप से कहाँ होता है। MICR मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम का, क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर
रिकॉग्नाइज। और क्या काम करता है ये, तो ये भैया हमारे पास जो इसमें इसके लिए अलग 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 क्वेश्चन आते हैं, मुख्य उपयोग की तो हम बात कर ही लेंगे। इसके लिए याद रखना कि इसमें जो स्याही यूज की जाती है विशेष प्रकार की इंक है, उसमें आयरन के कण होते हैं और इस इंकों को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि यहाँ पर जब इसको छापा जाता है तो विशेष प्रकार की स्याही और आकृति में छापा जाता है। तो MICR क्या करता है, उसको उस आकृति के शेप के हिसाब से उसको पहचानता है कि हाँ ये सही है, और साथ में उसकी इंक की भी जांच करता है। सबसे ज्यादा जो इसको यूज करते हैं हम लोग कहाँ करते हैं, बैंकिंग में करते हैं, वो भी कहाँ, चेक में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बैंकिंग और चेक लिखा हुआ तो बिल्कुल राइट आंसर यही होगा, बैंकिंग में चेक में करते। इमेज कंप्रेशन में हम लोग दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वेबसाइट होस्टिंग हमको अलग चीज है, और CPU कूलिंग हम सिंक यूज करते हैं और CPU फैन यूज करते हैं, याद रखना। तो सिंक वर्ड याद रखना, CPU के ऊपर सिंक लगी रहती है, साथ में कूलिंग पेस्ट होता है और एक फैन लगा होता है। इतनी चीजें CPU को क्या करती है, ठंडा रखती है ना। हाँ चलिए, अगला क्वेश्चन है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR डिवाइस किस टाइप की इनपुट रीडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें OMR के लिए अगर बात कर ले तो हमारे पास में ऑप्टिकल मार्क रीडर है, जहां ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होते हैं, है ना। OMR सीट हम लोगों ने देखी है, उसकी जांच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हमसे यहाँ पे बोल रहा है कि OMR जो है किस टाइप का इनपुट रीडिंग के लिए यूज होता है। हमको बोल रहा है हेड राइटिंग पैराग्राफ रिकॉग्नाइज के लिए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, इसका भी OCR का यूज करते हैं, है ना। याद रखना, ये लाइन लिखी रहेगी तो OCR उसका राइट आंसर होगा। हमको बोल रहा है वॉइस कमांड रिकॉग्नाइजेशन के लिए, वॉइस कमांड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं जितने भी हम बोलकर अगर कमांड दे सकते हैं किसी चीज को, है ना, तो वो वाले टूल्स हमारे यहाँ पर अलग अलग एप्लीकेशन हमने देखी कि श्री होगा, यहाँ पास अलग अलग कंपनी के रहते हैं, तो वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, वॉइस रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं। फिर हमारे पास में मार्क बबल्स, है ना, या सीट रीडिंग। तो मार्क बबल और सीट रीडिंग, है ना, इसको देखते हैं हम लोग। फिर हमको बोल रहा है मैग्नेटिक स्ट्रिप फॉर्मेटिक। तो मैग्नेटिक स्ट्रिप कहाँ पे होती है हमारे पास में, टेप की बात कर रहा, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। तो हमारे पास में क्या बोल रहा है, ये मार्क बबल्स, है ना। मार्क बबल्स मतलब बस इस तरीके से आपके जो बबल्स लगे रहेंगे, उन बबल्स को क्या करेगा, वो पहचान लेगा। कौन पहचानेगा, हमारा OMR पहचानेगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। इसके बाद में प्लॉटर किस आउटपुट वर्क के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। प्लॉटर में पहले भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुका हूं। प्लॉटर का यूज हम लोग करते हैं भी इकाई के लिए, जहां हमको बहुत बड़े आकार की प्रिंटिंग चाहिए और हाई क्वालिटी में चाहिए। बहुत बड़े आकार की प्रिंटिंग और हाई क्वालिटी में जब भी हमको चाहिए रहेगी, हम लोग यूज करने वाले हैं प्लॉटर का। मैंने फ्लेक्स मशीन आपको एग्जाम्पल भी उसका बताया हुआ है। हमारे पास बोल रहा है स्मॉल डिस्ट्रीब्यूट, छोटे के लिए तो नहीं करेंगे। हमको बोल रहा है लार्ज वेक्टर ग्राफिक्स, हाँ तो लार्ज वेक्टर ग्राफिक्स या इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए हम लोग कर सकते हैं, है ना। हमको बोल रहा है ऑडियो आउटपुट के लिए या कीबोर्ड टेक्स्ट के लिए, तो इसके लिए तो हम लोग नहीं करने वाले हैं और स्मॉल के लिए नहीं करेंगे। लार्ज वेक्टर मतलब कि वेक्टर मतलब अच्छी क्वालिटी की, रास्टर अगर आएगा तो लो क्वालिटी की। तो वेक्टर ग्राफिक्स की अगर पेंटिंग करनी है, या आपको इंजीनियरिंग साइट के मैप बनाने हैं, आपको ब्लू प्रिंट करना है, रेलवे के नक्शे वगैरह प्रिंट करना है, या भू अभिलेख शाखा में जो नक्शे प्रिंट होते हैं उसको हमको करना है, तब हम लोग यूज करने वाले किसका, प्लॉटर का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है HDMI पोर्ट मुख्य रूप से किस सिग्नल को कैरी करता है। HDMI पोर्ट, देखिए HDMI पोर्ट के लिए याद रखना कि ये हमारे पास बेसिकली क्या है, तो मॉनिटर कनेक्ट हम लोग करते हैं, VGA पोर्ट में करते हैं हम लोग, HDMI में करते हैं, है ना। इसके अलावा D सब हमारे पास में आता है ना, DP पोर्ट भी आता है, डिस्प्ले पोर्ट इसको हम बोलते हैं। तो ये सारे सारे डिस्प्ले से संबंधित है। हमको बोल रहा है HDMI पोर्ट मुख्य रूप से किस सिग्नल को कैरी करता है। हमको बोल रहा है केवल पावर सिग्नल को कैरी करेगा, केवल स्टोरेज सिग्नल को कैरी करेगा, केवल कीबोर्ड सिग्नल को, और बोल रहा है डिजिटल ऑडियो और वीडियो। तो अगर HDMI कोई आप यूज कर रहे हो तो आपको पता है कि जब इससे हम डिस्प्ले को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर वीडियो तो आता ही है, साथ में हमको ऑडियो भी मिलता है। तो जो लोग काम कर रहे होंगे, आपके पास HDMI केबल के थ्रू मॉनिटर कनेक्ट किया होगा, मॉनिटर में स्पीकर अगर होगा तो दोनों की दोनों चीजें आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपके पास में, 4 जो है ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में सम इफ फंक्शन का मुख्य काम क्या है। सम इफ फंक्शन, देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, सम से तो हमको मालूम है क्या होता है, जोड़ता है। इफ लगा हुआ है मतलब एक कंडीशन की बात होगी, और इफ के साथ में अगर एस लग जाएगा तब क्या होगी,
मल्टीपल कंडीशन होगी। तो हम लोग क्या लगाते हैं, इफ यहाँ पर भी आता है, हमारे पास एक लॉजिकल फंक्शन है, हमको ये भी पता है, सम से क्या होगा, जुड़ेगा, और इफ मतलब हमने कोई एक कंडीशन उसको दे दी है, वही एस लगा होता तो मल्टीपल कंडीशन, बस इतना सा याद रखना है। अब देखिए ऑप्शन हमको बोल रहा है कंडीशन मैच करने वाली वैल्यू का सम करना, हमको बोल रहा है सभी ब्लैंक सेल को काउंट करना। सभी ब्लैंक को काउंट करने के लिए क्या करते हैं, काउंट ब्लैंक, ठीक है। हमको बोल रहा है टेक्स्ट अपर केस में करना, यहां पर हम यूज करते हैं किसका भी, या अपर करना है हमको उसको, है ना। फिर टेबल को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना, ये हम कहाँ जाएंगे, ये हम जाके रिव्यू से उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट हम लोग कर सकते हैं अगर एक्सेल की बात कर रहे हैं तो। हमारे राइट आंसर क्या आया, कंडीशनल मैच, है ना। तो हमारे पास बेसिकली इफ अगर हम लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक कंडीशन के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही कंडीशन हम लोग दे सकते हैं, याद रखना। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको सम करेगा, मतलब जोड़ेगा, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सम इफ का, और एस लगेगा तो मल्टीपल, ये भी याद रखना। अगला है एक्सेल में पीएमटी फंक्शन किस कैटेगरी से ज्यादा रिलेटेड है ना। अब एक्सेल में हम लोग पीएमटी जो हमारे पास फंक्शन है ये किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली इसका सीधा सीधा आंसर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास में इसका यूज होता है किसके लिए, फाइनेंशियल के लिए, है ना। पीएमटी फंक्शन का जो यूज हम लोग करते हैं किसके लिए कर रहे हैं, फाइनेंशियल फंक्शन के रूप में करते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर हम बात करें टेक्स्ट वाले या लॉजिकल अभी हमने देखा इफ हो गया, एंड हो गया, और हो गया। टेक्स्ट वाले में हमारे पास जैसे अपर हो रहा था, लोअर हो रहा था, है ना, लेंथ हो रही थी, ये सारे हमारे पास में टेक्स्ट में आते हैं, इसको याद रखना। और डेटाबेस के तो हमारे पास में इसमें नहीं है। फिर अब एक्सेल में कंट्रोल और सेमी कॉलन है, कंट्रोल और क्या है, सेमी कॉलन। तो कंट्रोल सेमी कॉलन की शॉर्टकट की आपको बता देनी है। हमको बोल रहा है करेंट टाइम इंसर्ट करेगा, हमको बोलता है कि फार्मूला व्यू टॉगल करेगा, हमको बोल रहा है करेंट डेट इंसर्ट करेगा, या हमको बोल रहा है सेलेक्टेड रो हाइड करेगा। यहाँ पे तो हम कंट्रोल 0 यूज करते, रो है ना, हाँ कंट्रोल 9 यूज करेंगे। फिलहाल हमारे पास में क्या है, ये कंट्रोल सेमी कॉलन, तो इससे याद रखना हमेशा, इससे क्या होगी, करेंट जो डेट आपके पास में है उसको इंसर्ट किया जाता है इसमें, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में एक्सेल में आर्ट इक्वल, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में। अभी इसके पहले हमने देखा था क्या, सम इफ देखा था। यहाँ पर याद रखना ये किसके लिए यूज होता है, ये सिर्फ सम के लिए यूज होता है भैया, है ना, जोड़ने के लिए। आपने सेल, जितने सेल में आपने डेटा डाला सेलेक्ट करो उसको, और सिर्फ आर्ट इक्वल प्रेस करते हैं तो क्या जाएगा, नीचे सबसे नीचे एक सेल में उसका टोटल आ जाता है। हमको बोल रहा है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करना, इसके लिए हम यूज करते हैं किसका, Ctrl+1 का यूज करते हैं, है ना, उसको याद रखना है। हाइपरलिंक इंसर्ट करना, Ctrl+K यूज करते हैं हम लोग। वर्क भी क्लोज करना है, बंद करने के लिए हमको ऑटो सम, क्या जाएगा इसका आंसर, ऑटो सम जो है ये इसका राइट आंसर है आर्ट इक्वल का, ठीक, बस इतना से याद। एक्सेल में टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का सही काम क्या है, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का सही काम क्या होने वाला है। देखिए हमारे पास टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन की बात करें, हमको बोल रहा है वो डिलिमीटर के साथ मल्टीपल टेक्स्ट वैल्यू ज्वाइन करना। तो डिलिमीटर के साथ मल्टीपल जो वैल्यू है हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्या, तो हाँ हम कर सकते हैं। कैसे, कॉमा फॉर्मेट में हम लोग यूज करना चाहे तो। फिर बोल रहा है केवल न्यूमेरिक वैल्यू अरेंज करने के लिए, चार्ट एक्सेस रिवर्स करने के लिए, है ना, डुप्लीकेट रो डिलीट करना है। तो देखिए हम लोग जो यूज करते हैं किसका, टेक्स्ट ज्वाइन के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो कॉमा फॉर्मेट में लिखेंगे या डैश फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। तो इसका क्या होगा, डिलिमिटर किसके लिए है, मल्टीपल टेक्स्ट वैल्यू के लिए, तो तब हम यूज करते हैं किसको, टेक्स्ट ज्वाइन को। तो कॉमा लगा के मल्टीपल वैल्यू लिख देंगे, क्या दिक्कत है, सही है। अगला हमारे पास में एक्सेल में Ctrl+Apostrophe। तो Ctrl+Apostrophe क्या करती है कि मान लो किसी सेल में हमने फॉर्मूला लगा के रखा हुआ है, उसको देखना है आपको, तो एक बार प्रेस करेंगे दिखेगा, एक बार प्रेस करेंगे तो नॉर्मल जो वहाँ पे जो टोटल आया रहेगा वो दिखा रहेगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि पर्टिकुलर उस सेल में हमने कौन सा फार्मूला लगाया है और उसका क्या टोटल आ रहा है, ठीक, बस इतना देखने के लिए। हालांकि ऊपर हम फार्मूला बाद में भी देख सकते हैं ऊपर, पर यहाँ से हम तेजी से देख सकते हैं, ठीक। तो याद रखना कि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जिस सेल में टोटल आया है उसमें कौन सा फार्मूला लगा है उसको देख सकते हैं, तो शो करा सकते हैं हम लोग फार्मूले को, और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली टॉगल होता है वो। हमको बोल रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू, हमें पे एक्सेल का क्वेश्चन है, पेज ब्रेक यहाँ पे कहाँ पे होता है ना। फिर हमारे पास है फार्मूला व्यू, हाँ फार्मूला व्यू जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, फार्मूला दिखेगा, है ना। माइक्रो डायलॉग बॉक्स, तो माइक्रो ओपन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, Alt F8 का यूज करते हैं। पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन,
एक्सेल में काउंट इफ्स, अब देखो यहाँ पे एस लग गया, मैंने पहले ही बोला है एस लगेगा तो क्या होगा, मल्टीपल कंडीशन दे देंगे हम लोग, और सिर्फ वो लगा रहेगा, इफ रहेगा तो फिर सिंगल कंडीशन। काउंट हमारे पास लगा हुआ तो क्या करता है, किस सेल में डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है, उसको काउंट करेगा। हमको बोल रहा है केवल ब्लैंक सेल, तो ब्लैंक सेल के लिए तो काउंट ब्लैंक हम लोग यूज करते हैं। केवल डुप्लीकेट वैल्यू काउंट करना ये हम लोग उससे नहीं कराएंगे, हाँ कंडीशन दे सकते हैं। मल्टीपल क्राइटेरिया के आधार पर सेल काउंट करना, तो हाँ ये हम लोग कर सकते हैं। मल्टीपल क्राइटेरिया एस लगा हुआ है ना, तो मल्टीपल क्राइटेरिया के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल को काउंट करा सकते हैं, अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं। मल्टीपल सीट डिलीट करना तो डिलीट नहीं होगी भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में F4 फार्मूला एडिट में अक्सर किस लिए यूज होता है? देखिए यहाँ आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ना अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं दिखेंगे। ये जो 52 क्वेश्चन हम लोगों ने निकाले है ना, आपके टोटल 3 दिन अगर 6 शिफ्ट होती है तो उसमें क्वेश्चन आपको ये वाले मिलने वाले। तो क्वेश्चन ध्यान से और किस किस टॉपिक से लिया उसको एक बार ध्यान से और जाकर रिवाइज कर लेना, तो आपके अच्छे खासे नंबर होने वाले हैं। फिलहाल हमारा प्रश्न बोल रहा है एक्सेल में F4, तो F4 की क्या करता है कि हमारे पास सेल रेफरेंस होता है ना। सेल रेफरेंस कैसा होता है, मान लो हमारे पास A1 है ना, ये हमारे पास में हमने बोल दिया, उसके बाद में हमने उसको किसमें बदला, उसको एब्सोल्यूट, मतलब हमने क्या लगा दिया डॉलर है ना, ए, फिर डॉलर लगाया, फिर हमने 1 कर दिया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो डॉलर ए कर दिया, या फिर हमने डॉलर नहीं, सीधे क्या लिखेंगे, ए लिखा हमने और फिर डॉलर लगाए 1। तो एक जगह हमने यहाँ पे कॉलम को ब्लॉक किया, रो को यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट कर दिया, यहाँ पे रिवर्स कर दिया। तो बेसिकली ये दो तो मिक्स हो गए और ये अलग हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, Alt F4 प्रेस करके सेल का रेफरेंस हम लोग बदल बदल के देख सकते हैं, है ना। चाहे तो हम उसको रिलेटिव रखें, चाहे हम उसको एब्सोल्यूट रखें, या फिर हम मिक्स करके रखें। ठीक, बस इतना याद रखना है। इसके लिए हमको बोल रहा है चार्ट टाइप चेंज करना है, स्पेलिंग चेक करना है, स्पेलिंग चेक करने की आती है F7 याद रख, रो की हाइट सेट करना है, या हमको बोल रहा है सेल रेफरेंस टाइप टॉगल करना। तो ये सेल रेफरेंस टाइप जो है उसको क्या करेगा, टॉगल करेगा, बारी बारी से चेंज करके आप देख सकते हो। अगला हमारे पास में SMTP प्रोटोकॉल का मुख्य काम क्या है, ये तो हमको पता है। SMTP प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करेगा, मेल मतलब ईमेल को भेजने के लिए, सेंड करने के लिए, क्या ईमेल सेंड करने के लिए, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। वेब पेज कैश करने के, डोमेन होस्टिंग के लिए, वेब ब्राउजर कुकीज के लिए नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ये यही सही होने वाला है। IMAP और POP3 किससे रिलेटेड प्रोटोकॉल है ना, तो ये पहले भी मैं करा चुका हूं। तो ये दोनों के दोनों प्रोटोकॉल क्या है, ईमेल के लिए है, लेकिन किसके लिए भी है, ये प्राप्त करने के लिए है ना। क्या करते हैं, ये प्राप्त करते हैं, याद रखना। और जो SMTP है सेंड करने के लिए। तो ये हमको बोल रहा है फाइल कंप्रेस करने के लिए, तो कंप्रेस के लिए तो यूज नहीं करेंगे। ये बोल रहा है वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, तो उसके लिए तो हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं। हमको बोल रहा है ईमेल रिसीविंग के लिए, तो हाँ ईमेल रिसीविंग के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी जो है वो सही आएगा, कीबोर्ड लेआउट नहीं आएगा। अगला है IP वर्जन 6 एड्रेस की लेंथ कितनी होती है। तो IP वर्जन ये कॉमन क्वेश्चन है, याद रखना। जैसे यहाँ पे लिखा है 32 बिट, ये किसकी हमारे पास में, ये है IP वर्जन 4 के लिए 32 बिट है, यानी ये कितना 128, तो ये है अपना IP वर्जन 6 के लिए, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, 6 के लिए पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही है। अगला है URL में blog.example.com में ब्लॉग किस पार्ट का एग्जाम्पल है। देखिए ये अगर हम बात करें इसके लिए, है ना, इसके पहले और भी लिखा होगा, मान लो www या कोई यूजर नेम के साथ भी लिखा हो सकता है। हमारे पास में यहाँ पर ये क्या है, अगर हम पूरे की बात करें तो हम लोग इसको डोमेन नेम ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डॉट लगा हुआ है ना, और यहाँ पे ये डॉट के बाद ये तो एक्सटेंशन हो गया, और यहाँ पे ये नाम लिखा, ये नाम लिखा, मतलब दो अलग अलग नाम हमारे पास में, किसमें, डोमेन नेम में। तो इससे पहले वाला जो रहता है ये कहलाता है सब डोमेन, और ऑल ओवर ये पूरा क्या कहलाएगा आपके पास में, डोमेन नेम, है ना। और जो पहला है ये क्या होगा, सब डोमेन होगा, बस इतना याद रखना है। हमको बोल रहा है टॉप लेवल डोमेन TLD, वो तो ये हो गया हमारे पास में जो एक्सटेंशन लगे रहते हैं। हमको बोल रहा है फाइल एक्सटेंशन, तो फाइल एक्सटेंशन नहीं आएगा यहाँ पे, तो हमारे पास वेबसाइट का एक्सटेंशन है। हमको बोल रहा प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल यहाँ पे तो नहीं है। सब डोमेन लिखा हुआ है, तो सब डोमेन जो है इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट होगा।
अगला है ब्राउजर बुकमार्क का मुख्य पर्पस क्या है। तो ब्राउजर का बुकमार्क हम यूज क्यों करते भैया, ऐसी वेबसाइट जिसको हमको बार बार ओपन करना है तो हर बार जाके उसका नाम थोड़ी टाइप करेंगे, तो सेव करके रख लेंगे उसको बुकमार्क लगा के, और तब हम सिंगल क्लिक करके और फिर उसको कभी भी ओपन कर सकते हैं बहुत तेजी से, इसलिए हम बुकमार्क लगाते हैं। इसके पहले जो हमारे पास वेब ब्राउजर थे उसमें फेवरेट्स नाम से आता था, ये भी याद रखना। हमको बोल रहा है वेब पेज लिंक को सेव करना, तो हाँ ये सही हो जाएगा। सीपीयू रजिस्टर क्लियर करना, तो ये गलत होगा। रैम को फॉर्मेट करना, नए ईमेल को अटैचमेंट, ये अलग चीजें हो रही है। बेसिकली क्या है हमारे पास में, वेब पेज को क्या, उसके लिंक को क्या कर लेंगे हम लोग, सेव करके रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है MIME का यूज ईमेल इंटरनेट में किससे रिलेटेड है ना। तो अगर हम लोग बात करें कि MIME है ना, तो MIME क्या है, तो हमारे पास में है मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये बोल ही रहा है क्या है, मल्टीपर्पस। तो MIME का यूज ईमेल इंटरनेट में किस लिए होता था, जहां हमको बहुत सारी चीजें भेजनी हो, है ना, मल्टीपर्पस, है ना, कि हमको इमेज ही भेजना है, हमको साउंड भी भेजना है, हमको वीडियो भेजना है, हमको टेक्स्ट भेजना है, ऐसी सारी चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए ना। तो क्या होगा इसका आंसर, हमको बोल रहा है सीपीयू मेमोरी इंडेक्सिंग के लिए, कीबोर्ड लैंग्वेज लॉक करने के लिए, डिफरेंट कंटेंट टाइप, अटैचमेंट आइडेंटिफाई करना, और फिर वो मॉनिटर रिफ्रेश के लिए। तो हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंस कंटेंट टाइप जो अटैचमेंट होंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे, और फिर हम लोग सेंड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डेसिमल 156 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। देखिए हमारे एग्जाम में जो है नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं, है ना। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लास्ट टाइम जो मई में एग्जाम हुआ है, तो जो पहली शिफ्ट हुई है वहां पर 6 क्वेश्चन आए हैं किसके, नंबर सिस्टम के, और 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम लोगों ने पहले से डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए डाल के रखा है। नंबर सिस्टम का बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक एक क्वेश्चन हर एक मेथड का बताया गया, बड़े आराम से बताया है। तो उसको जाके देखिए और अपना डिजिट चेंज करिए और उसकी प्रैक्टिस करिए, हम लोग बहुत आसानी से उसको सीख जाएंगे। फिलहाल हमारे पास में है 156, तो 156 में हमको भाग देना है किसका, 16 का। 156 है ना, इसमें हमको भाग देना है 16 का। तो आपको बता दूं मैं कि 16 का पहाड़ा अगर हमको नहीं आता तो हम बना लेते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिलहाल यहाँ पे जो भाग देंगे हम लोग 10 बार देंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 160 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा होने वाला है। तो हम लोग 10 से क्या करेंगे, एक कम, हम 9 बार भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 144 आएगा, है ना। और 144 को 156 में से, है ना, कितने बार भाग दिया हमने, 9 बार भाग दिया। अच्छा याद रखना, जितने बार भाग देते हैं उसको यहाँ रखते हैं, है ना, जो शेषफल बचता है उसको यहाँ रखते हैं, है ना। बाकी ये जो संख्या है ये सब हम ओरली करते हैं, ये अलग से कर लेंगे। तो 156 में से 144 घटा माइनस करेंगे तो हम कितना आएगा हमारे पास में, ये आता है 12। तो हमको यहाँ से लेकर कैसा लिखना है, ऐसा रिवर्स फॉर्म में। तो क्या हमारे पास में 9 और ये आ गया 12। ठीक है, अब हमारे पास हेक्साडेसिमल संख्या में हम लोग 0 से 9 तक के डिजिट यूज करते हैं, और इसके बाद में हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्फाबेट, ए से लेकर कहाँ तक के, एफ तक के। कुल मिला के ये हम बात करें तो ये कितने तक जाते हैं, 15 तक के जाते हैं। 0 से 15 हमारे पास टोटल 16 डिजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 12 के लिए क्या यूज करेंगे, तो ये 10 के लिए ए, 11 के लिए बी यूज करेंगे, और 11 के लिए हम लोग बी यूज करेंगे, और 12 के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 12, इसका राइट आंसर अब क्या बन के आएगा, 9, और ये आ गया आपके पास में 9C। तो 9C जहां पर भी लिखा हो, ये लिखा हुआ 9C जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग देना है, शेषफल रखना है, बस। अगला क्वेश्चन है बाइनरी 110 का डेसिमल। ये क्वेश्चन और आसान है। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको बाइनरी उसने दिया है, इसको कैसे बदलना है, डेसिमल में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेथड याद रख लीजिए। बेसिकली हमारे पास क्या लिखा है, ये 1 1 1 0 1 0 इतना ही लिखा होगा। कितनी संख्या हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 इंटू 2, सॉरी प्लस कर लेता हूँ, 2 + 2 + 2 + 2, है ना, +2। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक और कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 6 संख्या थी तो मैंने 6 बार उसको लिख लिया। अब हम घात लगाएंगे, कहाँ से, उस तरफ से। तो पहले लगाएंगे हम 0, फिर 1, फिर 2 3 4, और ये लगा दिया 5। हो गया इतना काम, है ना। हम लोगों ने टोटल 6 2 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे संख्या कितनी है, 6 है, इस वजह से हमने यह लिखा। 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक के आ गए।
पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, किसी भी संख्या की घात जीरो जीरो होती है, किसी भी संख्या की घात जीरो है तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास, हमेशा 1 आती है। प्लस अब यहाँ पे क्या हमारे पास में 2 की घात 2 है तो क्या आ जाएगा 2, प्लस फिर अब 2 की घात क्या है 2 तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 4, 2 की घात ये आ जाएगा 8, 2 की घात 4 मतलब 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 32। ठीक है, तो ये संख्या हमारे पास में आ गई। कितने आ गई टोटल, 6 संख्या आ गई। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे ध्यान देना है कि इतना आपने निकाल लिया, इसके बाद में ये जो 32 है इसका इंटू करना है इस वाले 1 से, फिर 60 है इसका इंटू करेंगे इससे, इस तरीके से 8 का इंटू इससे और फिर ऐसे हम करेंगे, है ना। तो 32 का इंटू हम किससे करेंगे, इस 1 से, है ना, वर्टिकल इंटू करेंगे, प्लस फिर हम करेंगे 16 का, प्लस फिर 8 का, प्लस फिर हम अब 4 का करेंगे, प्लस फिर 2 का और फिर करेंगे हम लोग 1 का। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 हो गए। अब देखो इस 0 का इंटू, जब इस 0 से 1 का इंटू हम 0 से करेंगे तो क्या आएगी संख्या 0, 2 का इंटू 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2, 4 का इंटू 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, प्लस 8 का इंटू 1 से करेंगे, प्लस 16 का 1 से करेंगे और प्लस 32, है ना, 1 से तो जैसा का वैसा आएगा। अब हमारे पास जो संख्या है इसको क्या करना है, हमको सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग तो हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास 8 और 2 क्या हो गया 10, है ना, 10 और हम लोग 16 जोड़ेंगे तो हो गया 26 और 26 और 32 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 58। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का राइट आंसर क्या आएगा 58 है और जो कि बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करके इजी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल 3D का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उसने लिखा वैसा है लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। जैसे अगर हम बात करें हेक्साडेसिमल क्या लिखा है, उसने 3 लिखा है और D लिखा है और मैं पहली बात कर चुका हूँ कि 0 से लेकर 9 तक हम क्या यूज करते हैं डिजिट। और अगर हम बात करें 10 11 12 13 और 14 और ये 15, है ना, टोटल कितने हो जाएंगे 16, 9 10 ये हो गए और 10 और ये हमारे पास 6। इसको लिखते हैं A B C D E और F। एक बार एग्जाम में तो यही पूछा है कि 13 को क्या बोलते हैं, 13 को D बोलते हैं, बस यही पूछा था। ठीक, अब हम क्या लिखा 3 और D, तो बेसिकली क्या है ये लिखा हुआ है हमारे पास में 3 और एक क्या लिखा हमारे पास D कहाँ पे है 13 का, बस ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है इसमें, तो देखो हम लोग करेंगे 16 की घात हम लोग करेंगे, यहाँ पे पहले हम प्लस कर ले, है ना, 16 की घात यहाँ पे लगाएंगे 0 और यहाँ पे लगेंगे 1। ठीक है, क्या होगा 16 की घात 0 अगर है तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी और 16 की घात 1 है तो ये क्या जाएगा 16 आ जाएगा प्लस। अब क्या करना है, इसका गुना इसमें करना है, इसका गुना इसमें करना है, जुड़ेगी क्या संख्या है तो क्या आ जाएगा हमका 3 है, 3 इंटू क्या लिखना है हमको 16, ये आ गया प्लस और ये क्या आ जाएगा आपके पास में 13, इसका गुना इसमें होगा तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा सीधे आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर हम 16 का गुना 3 में करते कितना आता है हमारे पास 48 आता है। 48 में हमको क्या करना है 13 को जोड़ना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास में आ जाएगा 11 का 1 हासिल का 1 4 और 2 6, क्या आ गया हमारे पास आंसर 61, है ना। तो 61 जो है इस प्रश्न का हमारे पास में राइट आंसर होगा और 61 हमारे पास में ये पहले वाला जो आंसर है ये है। ठीक है, तो ऐसा कर लेना। अगला क्वेश्चन है भी हमारे पास में ऑक्टेल संख्या है 64, उसको बाइनरी में बदलना है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है पर थोड़ी सी आपको चीज़ों के ध्यान रखने हैं, है ना। क्या याद रखना है कि हमको ऑक्टेल से किससे बदलना है 64 में, है ना। तो बहुत सिंपल तरीके से बदलेंगे। हमको ये तो पता है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम लोग लगाने वाले हैं क्या फार्मूला, कौन सा लगाएंगे हम लोग, यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ऑक्टेल है तो हम लोग यूज़ करेंगे 4 to 1 का, है ना। ये 4 to 1 कैसे आता है तो हमको पता है 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 और 2 की घात 3, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 की घात 0 मतलब 1, 2 की घात 1 मतलब 2, 2 की घात 2 मतलब 4। अगर हम हेक्साडेसिमल होता यहाँ पर क्या होता है हेक्साडेसिमल होता तो हम क्या करते, फिर हम 2 की घात क्या लगाते 3 लगाते, फिर क्या हमारे पास कितना आ जाता है यहाँ पे 8 हम लोग यूज कर लेते, है ना। लेकिन हमारे को क्या है सिर्फ 3 ही निकालने पड़ेंगे क्योंकि ऑक्टेल है ना। तो हम क्या लगाएंगे सीधे सीधे, आप फॉर्मूला याद रखना, कब याद रखना है जब भी ऑक्टेल से आपको क्या बदलना है बाइनरी, तब हम ऐसे बदलने वाले हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर है 6 और यहाँ पे है 4, 64 है ना। 3 3 के पेयर बनाते तो हम 3 इसके अलग बनाएंगे 3 इसके अलग बनाएंगे। अब हमारे पास में क्या 4 to 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 4 to 1 और यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे 4 to 1,
ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, अब इंटू करना है, और जितना हम इंटू करेंगे उसको लिखना है। और इंटू हम जब भी यहाँ पे करते हैं तो याद रखना किसका करेंगे, 0 का या फिर 1 का। ठीक, अब इस संख्या को हम कैसे जोड़ सकते हैं कि क्या हो जाए, 6 हो जाए। तो क्या होंगे, 4 और 2 को हम लोग जोड़ सकते हैं तो 6 हो जाएगा। ये 1 की हमको जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 में इंटू करेंगे किसका, 1 का, तो क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस, फिर 2 है इसमें इंटू किसका करेंगे, इसमें भी हम 1 का करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा। और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपके पास 6। फिर इसमें हम इंटू करेंगे किसका, 0 का, है ना, ये तो 1 तो हमको चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे क्या निकल के आया हमारे पास में 1 1 0। अब वैसे हम यहाँ पे आते हैं, हमको क्या चाहिए, सिर्फ 4 चाहिए, तो इस 4 में हम इंटू करेंगे किसका, 1 का। ठीक है, 2 हमको चाहिए क्या, नहीं, तो इसमें हम इंटू करेंगे किसका, 0 का, और इस 1 में भी इंटू कर देंगे हम लोग 0 का। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई, हमारे पास संख्या ये वाली, ये जो बेसिकली हमारे पास आया है, ये हमारा आंसर है। क्या आया है, 1 1 0 1 0 0, जिससे हम भाग दे रहे थे, उसको डिवाइड कर रहे थे वो, है ना। वापस हम आएंगे तो अब क्या करेंगे, इसका वही हम उल्टा गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमें वापस 64 हमको मिल जाएगा इसी संख्या से। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया बाइनरी 1 1 0 1 0 0, तो 1 1 0 और 1 0 0 1 1 0 1 0 0, ये ऑप्शन नंबर जो बी है, यही इसका राइट आंसर है। प्रैक्टिस करना आसानी से होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, बाइनरी संख्या दी भी है हमको, बाइनरी संख्या दी है, इसको हेक्साडेसिमल में बदलना है ना। अब बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलना है तो ये और आसान हो गया हमारे लिए। बाइनरी को हेक्साडेसिमल में अगर हमको बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 4 के समूह बना लेंगे। जैसे हमारे पास संख्या दी है ये 1 0 0 1 0 1 1 0, 4 4 के पेयर बनाएंगे हम लोग, तो एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहां पर हम लोग वही लगाने वाले फॉर्मूला, कौन सा, इसके पहले हमने क्या लगाया था, 4 2 1 का, है ना, इसके पहले हमने लगाया था ना, क्या लगाया था, 4 2 1 लगाया था। अब हम लगाएंगे किसका, 8 4 2 1 का। ठीक है, बस वही गुना करना है, तो इसमें हम करेंगे किसका, 8 4 2 1 का, और इसमें भी किसका करेंगे हम लोग, ये 4 पेयर में 8 4 2 1 का। क्या करना है, वही वर्टिकल इंटू करना है और कुछ नहीं करना है। इस 8 का गुना इस 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 प्लस 4 का गुना 0 में करेंगे कितना आएगा, 0, 2 का गुना इसमें करेंगे तो क्या आ गया आपके पास में, ये भी 0 आएगा, है ना, ये सब प्लस में है। 1 का गुना हम लोग कहाँ करेंगे, इस 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, तो एक पेयर आपका बन गया। यहाँ पे क्या मिला हमको, 8 और 1, इसका टोटल कितना आपके पास में 9 आएगा। इसके बाद में इसको करेंगे हम लोग, है ना, तो इस 8 का गुना इस 0 में करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, 0 प्लस 4 का इंटू इसमें करेंगे 1 में तो क्या आएगा, 4 प्लस 2 का इंटू इस 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस इस 1 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0। यहां से क्या मिला हमको, 4 और 2 6, है ना। अब 9 और 6 को हम जैसे एक जगह रखते हैं तो ये क्या बन गया, ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर बन गया 96। प्रैक्टिस करना, मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यही क्या है आपका सही आंसर है। तो प्रैक्टिस करके और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निबल कितने बीट के बराबर होता है। ये तो बहुत सिंपल हो गया भैया, एक निबल बतानी है आपको, है ना। हमको पता है 0 या 1 ये क्या होती है, ये होती है बिट। जब इन बिट की संख्या कितनी हो जाए 4, तब क्या बन जाता है, एक निबल। और बीट की संख्या कितनी हो जाए आपके पास में 8, तब क्या बनता है, एक बाइट। और इसकी संख्या 1024 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 KB। ऐसे सीक्वेंस आगे चलेगा। हमसे बोल रहा है एक निबल तो कितनी बीट होगी, इसमें हमारे पास होगी 4 बीट, है ना। ये आंसर हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला है SVG फाइल फॉर्मेट किससे ज्यादा रिलेट करता है। एसवीजी की अगर हम बात करें, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, फुल फॉर्म याद रखना, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, है ना, किससे ज्यादा रिलेट करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास किससे होता है, ये वेक्टर ग्राफिक्स से रिलेटेड, किससे है, वेक्टर ग्राफिक्स से, है ना। स्केलेबल, स्केल हम उसके बढ़ा देंगे, मतलब खींचेंगे तब भी उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी। तो ये किससे है, वेक्टर ग्राफिक्स से है, याद रखना, रास्टर से नहीं होगा, है ना। चूंकि इमेज का क्वेश्चन हमारे पास में तो डेटाबेस का नहीं बनता, डिस्क पार्टीशन का नहीं बनता और ऑडियो का नहीं बनता, किसका बनेगा, वो इमेज और ग्राफिक्स का ही बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, FLAC फॉर्मेट किस टाइप की कंप्रेशन है। इसका फुल फॉर्म पता होगा, आंसर लग जाए। क्या हमारे पास में, फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेड,
फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेड, इसका फुल फॉर्म है। बस कहानी खत्म। क्या बचा हमारे पास में? अब किस टाइप का हमसे पूछ रहा है कंप्रेशन, हमको बोल रहा है लॉसी वीडियो। मैंने क्या बताया आपको? फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेड। ये वीडियो का है तो नहीं होगा, ये डेटाबेस का है तो नहीं होगा, है ना, ये एग्जीक्यूटिव पैकिंग का है तो ये भी नहीं होगा, लॉसलेस ऑडियो। तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। फुल फॉर्म यहाँ पर हमारे को हेल्प करेगा, है ना। तो फुल फॉर्म इसके बोलते तैयार कर लो। अगला है .ini फाइल जनरली किससे रिलेट करती है? तो ये फाइल का एक्सटेंशन आ गया हमारे पास में। ये किससे रिलेट करती है? हमको बोल रहा है ऑडियो से, ऑडियो स्ट्रीम से, हमको बोल रहा है इंटेलिजेंशन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग से, इमेज रीडिंग से हमसे बोल रहा है, या वीडियो फ्रेम से। देखिए हमारे पास में इसका जो आंसर हमारे पास होने वाला है वो क्या हमारे पास में? वो है इंटेलिजेशन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग से, है ना। तो इंटेलिजेशन और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग से रिलेटेड है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 31। चलिए अगला क्वेश्चन है GIF फॉर्मेट की एक कॉमन स्पेशल फीचर क्या है? GIF इमेज फॉर्मेट है, हमको पता ही है ना। इसका कॉमन फीचर की अगर हम बात करें, एसक्यूएल से जुड़ा है क्या? ये इमेज से जुड़ा हुआ, तो एसक्यूएल नहीं होगा। ये बायोस की बात कर रहा है और हमारे पास किससे? ये इमेज की बात कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास लाइनक्स पैकिंग से बोल रहा, तो नहीं आएगा हमारे पास। क्या है? सिंपल एनिमेशन सपोर्ट, है। तो GIF इमेज आपने देखी हो कि चलने वाले छोटे छोटे जो हमारे पास पिक्चर्स होती है उसको हम बोलते हैं क्या? GIF फाइल फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास में RLE कंप्रेशन में किस टाइप के डेटा पर बेहतर रिजल्ट मिलता है? अब ये क्या हमारे पास में भैया? रन लेंथ इनकोडिंग है। तो रन लेंथ इनकोडिंग किस पे बेहतर होगी? अगर हम बोले, यहाँ पे बोल रहा है रिपीटेड कंसेप्टिव वैल्यू के वाले डेटा के लिए, केवल CPU रजिस्टर के लिए, या पूरी तरह रैंडम इनक्रिप्शन के लिए, या केवल नेटवर्क पोर्ट नंबर के लिए। तो अगर हम बात करें कि RLE कंप्रेशन कहाँ यूज में आएगा, तो जहां हमको इसमें किसकी बात हो रही है? लेंथ की, रन लेंथ इनक्रिप्शन हमारे पास में। तो हमारे पास में क्या होगा? रिपीटेड कंसिस्टिंग वैल्यू जहां पर होगी, है ना, वहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं किसका? इसका। तो ये कहाँ हेल्पफुल है हमारे को? वो यहाँ पर हेल्पफुल होने वाली है, बस इतना याद रख लेना। अगला है PDF का मेन पर्पस किससे रिलेटेड है? तो PDF हमको मालूम है, हमारा टेक्स्ट या जो हम बनाते, चाहे एक्सेल की हो, वर्ड की हो, या और भी किसी इमेज की भी हम लोग PDF बना लेते हैं। इससे क्या फायदा मिलता है हमको? ऑडियो वेव के लिए हमारे पास में, ये रैम की स्पीड के लिए, तो ये तो होगा नहीं। हमको बोल रहा है वो बायोस के लिए, तो ये भी नहीं होगा। क्या बचा हमारे पास में? फिक्स द लेआउट डॉक्यूमेंट्स शेयरिंग। तो फिक्स लेआउट, एक फिक्स लेआउट पे जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उस फॉर्मेट में क्या है हमारे पास में? हमारे पास में डॉक्यूमेंट है जिसको हम शेयरिंग के लिए यूज करते हैं बेसिकली। तो PDF को याद रखेंगे। इसका ऑप्शन क्या हमारे पास में? ऑप्शन नंबर बी है। अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक कब होता है? डेडलॉक कब होता है कि जब दो प्रोसेस या दो से अधिक प्रोसेस चल रही है ना, और एक कोई प्रोसेस अटक गई है और उसके लिए रुक जाना कि वो पूरी होगी तब आगे जाएंगे, वो क्या होता है? डेडलॉक होता है। और वो पूरी होती नहीं, उस चक्कर में हमारा पूरा कंप्यूटर अटक जाता है। तो डेडलॉक में क्या है? हमको बोल रहा है कि जब मॉनिटर बंद हो जाता है, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। हमको बोल रहा है जब ईमेल पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, ऐसा भी नहीं, है ना। क्या है? जब प्रोसेस रिसोर्स के लिए एक दूसरे का वेट करे, है ना। तो जब वेट करना है, किसी एक प्रोसेस का वेट कर रहा है कि ये पहले ये हो जाए, पहले ये हो जाए, उस चक्कर में किसी की भी नहीं होता है। तो बस यही हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। डेडलॉक में क्या होगा? जब भी प्रोसेस दूसरी प्रोसेस की रास्ता देखने लग जाए तो डेडलॉक हो जाता है। अगला है विंडोज में स्पूलिंग का सबसे सही यूज क्या होता है? स्पूलिंग कॉमन वर्ड है और मैं पहले ही बता चुका हूं, इसका यूज हम किसके साथ करते हैं? प्रिंटर के साथ में करते हैं। जब हमारे कंप्यूटर से प्रिंटर को हम लोग प्रिंट देते हैं तो यहाँ से पेज वहां पर जाते हैं, उसकी रैम में जाते हैं, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास? ये स्पूलिंग कहलाता है। जैसे उसके पेज कलेक्ट हो जाएंगे, फिर वो प्रिंटिंग स्टार्ट कर देता है। तो किससे होगा? रैम, फाइल, बायोस, ये प्रिंट जॉब किससे जुड़ा हुआ है? वो प्रिंटर से या प्रिंट जॉब से बचता जाता है। लाइनक्स में ग्रेप कमांड का मुख्य कार्य क्या है? तो ग्रेप कमांड क्या होता है? देखिए इसका यूज हम लोग करते हैं सर्च के लिए, है ना। कल मैंने कुछ 4-5 कमांड बताई थी, उसको तैयार कर लेना। ग्रेप का यूज क्या करते हैं हम लोग? सर्च के लिए यूज करते हैं। वो भी कौन से सर्च के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं? हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट पैटर्न के लिए। टेक्स्ट का पैटर्न अगर आपको सर्च करना है तो वहां पर हम लोग ग्रेप कमांड का यूज करते हैं, याद रखना। और लाइनक्स की कमांड हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। लाइनक्स में कैट CAT ये कल मैंने कराई थी, है ना। कमांड कॉमनली किसके लिए यूज होती?
तो मैंने बताया था कि किसी फाइल के अंदर के कंटेंट आपको देखने हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, फाइल के अंदर के कंटेंट देखने के लिए। नेटवर्क, पैकेट, डिस्क, कंटेंट, डिस्प्ले। तो फाइल के अंदर क्या देखना है आपको, कंटेंट अगर देखने हैं आपको, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, कैट कमांड, है ना, बस। फिर है सबनेट मास्क का मेन काम क्या होता है। सबनेट मास्क क्या करता है, बेसिकली सबनेट मास्क आपको बता दे कि ना हमारा आईपी एड्रेस तो होता है कि 192.168.1.1। सबनेट क्या होता है, 255.255.255.0। तो ये हम सबनेट मास्क यूज करते हैं। फिर नीचे हम गेटवे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या हमारे पास में, जैसे हमको ऑप्शन बोल रहा है ईमेल अटैचमेंट, तो यहाँ तो हम यूज नहीं करेंगे। हमको बोला मैक एड्रेस के लिए फिजिकल एड्रेस होता है ना, तो इसके लिए भी हम लोग यूज करेंगे क्या, नहीं, इरेज करने की बात कर रहा नहीं होगा। हमको बोल रहा है नेटवर्क और होस्ट प्रोटेक्शन आइडेंटिटी करना, हाँ ये होगा हमारे पास। नेटवर्क और होस्ट की जो हमारा प्रोटेक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना, पहचानने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको, सबनेट मास्क का, है ना। तो ये हमारा 255 ऐसा रहता है, याद रखिएगा, है ना। वेब पेज को कंप्रेस करने के लिए नहीं करते। जो होस्ट होते हैं हमारे पास एक नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर लगे रहते, तो पहचानने के लिए कि कौन से नेटवर्क का है, ठीक, इसके लिए। अगला है डिफॉल्ट गेटवे का रोल क्या होता है। डिफॉल्ट गेटवे कहाँ यूज करेंगे हम लोग, जब 2 या 2 से अधिक नेटवर्क अगर हमारे पास में होंगे, है ना, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे हमको डेटा ट्रांसफर करना है, तो हमको यूज करना पड़ेगा वहां पे किसका, डिफॉल्ट गेटवे का यूज करना पड़ेगा। तो हमको बोला लोकल फाइल डिलीट करने के लिए, मॉनिटर कलर के लिए, प्रिंटर टोनर हीट करने के लिए, वो तो हम लोग उसका यूज करते हैं, टेफ्लॉन वगैरह हीटर यूज करते हैं। लोकल नेटवर्क से बाहर ट्रैफिक भेजना, तो इसका यूज हम करेंगे कि हमारे नेटवर्क से हम दूसरे नेटवर्क पे भेज रहे हैं, तो गेटवे सेम होना चाहिए तभी जाता है, याद रखना। एनआईसी का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जो लैन कार्ड हमारे पास में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनआईसी कार्ड, या उसी को हम बोलते हैं क्या, ईथरनेट कार्ड, याद रखना। तो क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है यही इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला है रिपीटर का मेन काम क्या होता है, तो सिग्नल को रीजनरेट करना, है ना। लंबी दूरी के लिए जब नेटवर्क हमारा जाता है तो सिग्नल्स कहते होते वीक होने लग जाते हैं, तो उन सिग्नल्स को क्या करेगा, वो वापस रीजनरेट करके आगे की तरफ भेजता है। और हब एक तरह का रिपीटर भी होता है, ये भी याद रखना है। और रिपीटर को हम एम्पलीफायर नाम से भी जानते हैं। क्या है, डोमेन रिसॉल्व करना, डेटा नॉर्मलाइज करना, वीक सिग्नल को क्या करेगा, रीजनरेट करेगा। तो ये वाला आंसर उसका होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इमेज में एंटी एलाइजिंग का पर्पस क्या होता है। देखिए एंटी एलाइजिंग आपको बता दूं क्या करता है ये, कि आज जो फोटोशॉप वगैरह पे काम करते हो, देखना कि जब फोटो को क्रॉप कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, तो एक्चुअली जितनी भी इमेज बनती है कैसी बनती है, कोई भी इमेज क्या बनती है, इस तरीके से ब्लॉक से बनती है, चौकोर ब्लॉक से। याद रखना, हमारी भी इमेज, ये भी इमेज दिख रही होगी तो कैसी होगी, इस तरीके से चौकोर बॉक्स आपस में मिला के बनती है। जो किनारे की बात आती है तो किनारे में ना इस तरीके से बन जाते हैं। ये चौकोर बॉक्स कैसे होते हैं, इस तरीके से। तो ये जो दिखता है, ये अलग से लाइनें ऐसे आड़ी तिरछी लाइनें दिखती थी, इसको क्या कहते हैं, स्मूथ कर दिया जाता है, स्मूथ करके एक जैसा मिला दिया जाता है। तो वो हमारे पास कहलाता है, क्या कहलाता है, इमेज एंटी एलाइजिंग का पर्पस। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, जैसे टेक्स्ट के लिए बोल रहा है, एसक्यूएल के लिए जजेस एज, है ना, जजेस एज को क्या करेगा, ये स्मूथ करेगा, है ना। यही जो आखिरी में ऐसी लाइन आड़ी तिरछी ऐसी दिखती है, तो उसको स्मूथ करके ऐसा कर देगा कि प्लेन दिखने लग जाए, आपको अच्छी दिखने लग जाएगी। तो ये वाला आंसर जो उसका सही होगा, जजेस एज को क्या करेगा, स्मूथ कर देगा। हम फोटोशॉप में यूज करते हैं, ये भी याद रखना। या आप MS पेंट अगर यूज करेंगे तो वहां पे आपको आसानी से और दिखेगा भी। फिर प्लेटेड बेस इमेज को में कलर टेबल का रोल क्या है। तो प्लेटेड बेस जो हमारे पास इमेजेस होती है, इसमें प्लेट्स होती है ना, पैलेटेड्स, है ना। तो उसके बेस जो इमेज का कलर टेबल होता है उसमें क्या रोल होता है उसका, तो इससे बता जैसे ये हमको बोल रहे हैं नेटवर्क, तो नेटवर्क में तो होगा नहीं। CPU इंस्ट्रक्शन डिकोड करने में वहां पर भी हमारे पास नहीं। फाइल परमिशन डिफाइन करने के लिए वहां पर भी नहीं। क्या बचा हमारे पास, ये तो लिमिटेड कलर की मैपिंग रखना, है ना, मैपिंग ऑफ लिमिटेड कलर। तो लिमिटेड कलर की क्या करना है, उसको सिर्फ मैपिंग रखने का काम कहाँ पे होता है, हमारे पास इस टेबल में होता है। जितने कलर होंगे बस इसी में हम ले सकते हैं। तो ये आपने देखा भी होगा कलर वगैरह चूज करते समय। अगला है DBMS में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किससे रिलेट करता है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बेसिकली हमारे पास कीज हम लोग पढ़ते हैं, प्राइमरी की पढ़ते हैं हम लोग, फॉरेन की पढ़ते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है बेसिकली, तो ये हमारे पास रिलेटेड है किससे, फॉरेन की से। और ना फॉरेन की क्या करती है, एग्जाम के लिए याद रखना, दो अलग अलग नेटवर्क में रिलेशन अगर आपको दिखाना होगा, रिलेशन आपको बनाना होगा, बताना होगा, तब हम यूज करते हैं किसकी, फॉरेन की का, है ना। और प्राइमरी की क्या करती है, ये किसी टेबल की कोई में जो रिकॉर्ड होते हैं उसको यूनिक पहचान देती है, ये भी याद रखना है। तो हमारे पास क्या है, फॉरेन की के लिए यूज होता है, याद रखना है इसका सीधा सीधा आंसर।
एसक्यूएल में ग्रुप बाय क्लॉज, तो हमें क्लॉज पूछता है अलग अलग, याद रखना। तो जो हमारे पास ग्रुप बाय क्लॉज है ये क्या करता है, तो समान वैल्यू के आधार पर रिकॉर्ड ग्रुप करने के लिए, है ना, समान वैल्यू के आधार पर क्या करेगा, जो रिकॉर्ड होंगे उसको ग्रुप करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, क्लॉज का, ग्रुप क्लॉज का। तो क्लॉज जो है 4-5-6 है, 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है, उनको याद कर लेना, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है साइबर सिक्योरिटी में साल्टिंग, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, है ना। तो साइबर सिक्योरिटी में साल्टिंग का यूज किसके साथ ज़्यादा रिलेट करता है ना, तो ये मैंने इसके कल या परसों के वीडियो में कराया है। तो हम लोग पासवर्ड क्या करते हैं, हैशिंग करते हैं, मतलब पासवर्ड में हम क्या लगेंगे, हैश लगाकर उसको फिर से यूज कर लेंगे, तो हमारा पासवर्ड कैसा हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मतलब जो भी पासवर्ड हमारे पास होगा उसमें हमने हैश यूज किया फिर उसी को रिपीट कर लिया, तो क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसकी लेंथ भी बढ़ जाती है, याद रखना। तो इसलिए हमारे पास वहाँ यूज करते हैं, ये मैंने एक वीडियो में पहले करा चुका हूं। फिर पब्लिक की, क्रिप्टोग्राफी में पब्लिक की का यूज जनरली किसके लिए होता है, तो क्रिप्टोग्राफी हमने बता दिया, किसी इमेज में, वीडियो में, टेक्स्ट में हमारे डेटा को छुपाकर भेजना क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। अब हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, पब्लिक की, है ना। पब्लिक की कैसी होती है, जो सब किसी को हम दे सकते हैं, ऐसा पासवर्ड जो किसी को हम दे सकते हैं बेसिकली। और प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट हम किसी को नहीं देते। तो यहाँ पर हमारा पब्लिक की है, क्रिप्टोग्राफी में पब्लिक की का यूज जनरली किस लिए होता है, हमको बोल रहा है सिस्टम फैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर प्रोफाइल सेट करने के लिए, है ना, फाइल एक्सटेंशन रिनेम करने के लिए, या इंक्रिप्शन या सिग्नेचर वेरिफिकेशन के लिए। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सिग्नेचर को वेरीफाई करना है हमको, या फिर हमको इंक्रिप्शन को क्या करना है, वेरीफाई करना हो, तो वहां पर हम लोग यूज करते पब्लिक का। बेसिकली ये वापस डाटा को सामान्य रूप में कर देगी, ठीक, तो याद रखना। और ये जहाँ पर दोनों जगह पब्लिक की यूज हो रही है वो सिमेट्रिक होता है हमारे पास में, और जहाँ एक जगह पब्लिक और एक जगह प्राइवेट यूज हो रही है वो हमारे पास असिमेट्रिक मेथड होती है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एमएस वर्ड में सेक्शन ब्रेक का यूज क्यों करते हैं। देखिए सेक्शन ब्रेक बेसिकली हम लोग नॉर्मल भी करते हैं, है ना, और सेक्शन ब्रेक अगर हम स्पेशली यूज कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब अलग अलग हम लोग क्या बनाते हैं, सेक्शंस बनाते हैं, पैरा बनाते हैं, अलग अलग पैराग्राफ है, तो उसमें हम अलग अलग तरह की क्या रखना चाहते हैं, डिजाइन रखना चाहते हैं, कलर, बोल्ड, इटैलिक सब अलग अलग तरीके से हम लोग रखना चाहते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं इसका, सेक्शन ब्रेक का। सेल ये तो एक्सेल का है, ये प्रिंटर पहले ही वाला है। क्या है, डॉक्यूमेंट के अलग हिस्सों में अलग अलग फॉर्मेटिंग अगर रखना है हमको, तो हम लोग यूज करते हैं किसका, सेक्शन ब्रेक का, याद रखिए। डिजिटल बैंकिंग में टोकनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, टोकन मिलते होंगे आपको भी। तो डिजिटल बैंकिंग में अगर हम टोकनाइजेशन की बात करें तो क्या करेगा, ये सेंसिटिव डाटा को सब्स्टिट्यूट टोकन से रिप्लेस करना, जो सेंसिटिव डाटा आपके पास में होगा उसको क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट टोकन से रिप्लेस कर देना। कहने का मतलब ये कि आपकी जो जानकारी होगी, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको पब्लिक की में बदल देगा, तो वहां पर कुछ और दिखेगी, और आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, आपकी जानकारी वो कैसी होगी, वो सुरक्षित रहेगी हमेशा, वहां पर इसका यूज किया जाता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी सही। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करना। देखिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, लगातार 3 बार से मैं देख रहा हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं। किसी टेस्ट में पूछ रहा है, किसी में नहीं पूछ रहा है, किसी में 1 आ रहा है, किसी में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर इसके क्वेश्चन आ रहे हैं। थोड़ा सा छोटा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा अच्छा, इसके क्वेश्चन हार्ड होते हैं। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होगा, बाउंड्री वैल्यू मतलब बाउंड्री सेट कर देंगे कि मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, है ना, वहां पर अगर हम लोग को सेट करना है कि इससे अबो हो या बिलो हो, तब हम लोग यूज करते हैं किसका, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बाउंड्रीज का। तो हमको केवल यूआई कलर के लिए, केवल डेटाबेस के लिए इनपुट रेंज की बाउंड्री वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इनपुट रेंज की वैल्यू के लिए हम लोग उसको यूज करेंगे, सोर्स कोड कमेंट्स में नहीं, इसमें नहीं करेंगे। तो इनपुट रेंज की बाउंड्री वैल्यू, है ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को। अगला है हमारे लिब्रे ऑफिस में ड्रॉ का उपयोग क्यों करते हैं। अब ड्रॉ का उपयोग अगर हमको करना है तो ड्रॉ का उपयोग हम क्यों करेंगे, भाई ड्राइंग के लिए करेंगे, ग्राफिक्स के करेंगे, डिजाइन के लिए करेंगे, है ना। लिब्रे ऑफिस में हमारे पास में ड्रॉ है, ठीक। हमको बोल रहा है स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैल्क का यूज करते हैं। ओपन लिब्रे ऑफिस में कैल्क का यूज करेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वहां हम यूज करते हैं राइटर का। डेटाबेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम लोग बेस का यूज करते हैं, है ना। और वेक्टर ड्राइंग, तो ड्राइंग की बात हो रही तो हम सीधे सीधे किसका आंसर लगाएंगे, इसका, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक। इसको याद रखिए।
चलिए इसी के साथ हमारे पास ये 52 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और कल जिन लोगों का पेपर है उन लोगों को हमारी तरफ से, पूरे राज कंप्यूटर बैतूल की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। हम आशा करते हैं कि कल जितने भी लोग पेपर दे रहे हैं या परसों जितने भी दे रहे हैं, नरसों जितने भी लोग दे रहे हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाए। आपकी जितनी भी मेहनत आपने की है वो सारी की सारी सफल हो जाए। और एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ कि एग्ज़ाम जो है उसी पे क्राइटेरिया है ना, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता है। तो आप एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग दे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के साथ में एग्ज़ाम ना दे, है ना। जिन लोग का कई बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोग का पेपर नहीं निकल रहा है, तो आप लोग को बता दूं, आप लोग को बहुत सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कि आपका पेपर अभी तक के नहीं निकला है ना, पर अभी जैसा मैंने आपको बताया वैसा अगर आप लोगों ने पढ़ा है एटलीस्ट, तो आप लोग की सारी प्रिपरेशन हो गई। सारे एंगल कहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है मैं सारे बताते हुए आता हूँ, सारे कहाँ से ढूंढना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो आपका पेपर निकलेगा, आप थोड़ा सा धीरज रखिए, धैर्य रखिए और इत्मीनान के साथ एग्ज़ाम दीजिए, है ना। एग्ज़ाम में आपको बता दूँ मैं पहली स्टेप, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ऐसा आपको लगते हैं शुरू में, जैसे क्वेश्चन आए तो नहीं बन रहे हमसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन हो गए, चार हो गए, हार्ड क्वेश्चन लग रहे, वहाँ पे मोरल डाउन ना करें, है ना। तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ सुना है, तो जो आंसर आपको लगता है आप टिक लगा के आगे जाइए, आगे अच्छे क्वेश्चन हो गए। अगर यहीं पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे तो आगे जो इजी क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको पता है ना, उसके आंसर फिर आपसे गलत होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है, मुख्य बात वो ये है कि जब आप पेपर देते हो, है ना, तो पेपर में जब प्रश्न आपके पास में आ रहा है तो प्रश्न को पूरा अंत तक के पढ़िए, बीच में मत छोड़िए, पूरे आखिरी तक के लाइन पढ़िए। उसमें है पूछा है, नहीं पूछा है, या पूछा है, जो भी उसने पूछा है। इसके साथ में जो चार ऑप्शन हमारे पास मिलते हैं वो चारों ऑप्शन भी आपको आखिरी तक के पढ़ने हैं, चारों के चारों ऑप्शन। ठीक है, कई बार सिंपल क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है या नहीं, इसका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन मान लो आपने पूरा पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है, नहीं में कंफ्यूज हो गए, है पूछा है और आपने ऊपर का पढ़ा कि पहले वाला तो है और आंसर लगा के चले गए, और लास्ट ऑप्शन था उपरोक्त सभी और तीनों के तीनों ऑप्शन सही थे। तो याद रखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना है आपको, ऑप्शन पूरा पढ़ना है, प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, दो बार पढ़ लीजिए, उसका एक मीनिंग निकाल लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर ढूंढिए। जब तक ये प्रश्न का मीनिंग हमारे पास में नहीं रहेगा हमको ऑप्शन ढूंढने में प्रॉब्लम जाती है। तो धैर्य के साथ दीजिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और परसों के दिन जिनका पेपर है उन लोगों के लिए हम कल मिलेंगे। तो कल जिनका पेपर है वो लोग ध्यान रखिए कि आपको जो जो क्वेश्चन याद रहते हैं या कैसे पैटर्न के एग्जाम में आ रहे हैं वो हमको आप किसी भी तरह से बता देंगे, या किसी भी वीडियो में कमेंट करके, आप रिसेंटली इसी वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये जो टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कल परसों जिन लोगों का पेपर है उन लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में, और कल जिनका पेपर है उन लोगों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।